19 बार पुलिस केस हुआ आपके ऊपर। एक गोंडा का गुंडा कैसे स्टूडेंट का फेवरेट बना। मैंने सुना 20 साल की उम्र में आपको घर से निकाल दिया था, एक बार आपने मास्टर को भी पीट दिया था। ये बात ठीक है कि स्कूल में आप चीटिंग करके पास होते थे? मैंने सुना आपकी माता जी आपको खूब पीटती भी थी। मदिरालय में मैंने सुना आप 6 महीने बार टेंडर का काम करते रहे। क्या टीचर से ये सब चीजें अपेक्षित होती हैं आज के समय में? आपके एस्पिरेशन कुछ अलग थे कि भाई मैं या तो करूंगा ठेकेदारी या करूंगा राजनीति। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। वेलकम टू द सेकंड सीजन ऑफ द बड़ा भारत शो, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने भारत को सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि पढ़ा लिखा भी बनाया है। कंटेंट ऐसे समझाते हैं कि बच्चे एक बार में घोट कर पी जाते हैं। दबंग है, हर चीज में इनका अपना एक ढंग है। इन्होंने अब तक 2 लाख बच्चों को पढ़ाया। 50% कंटेंट ये अपने चैनल पे फ्री देते हैं और 501 रुपए का एक फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं। अनकन्वेंशनल तरीका इनका पढ़ाने का, इसलिए वायरल वीडियोस भी इनके बहुत पसंद करते हैं लोग। आज सुनेंगे इन्हीं की ज़बानी खुद बिगड़े हुए बच्चे से बच्चों की बिगड़ी बनाने की कहानी। बच्चों की जो बिगड़ी इन्होंने सुधारी है। तो ऐसा मुझे पता लगा कि पूछूंगा आपसे, अवध जी, अभी मैं कि आप बहुत बिगड़े थे क्या? तो आज हैं हमारे साथ में अवध ओझा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्साइटेड है आपसे मिलके, मज़ा आएगा। आज बहुत सारी आगे पीछे ऊपर नीचे खूब चर्चा होने वाली है और वीडियो लोगों को पूरा देखना चाहिए। 19 साल के थे आप जिस समय 19 बार पुलिस केस हुआ आपके ऊपर। इतनी शैतानी, फिर चाहे सट्टा हो या कट्टा, फिर चाहे रंगबाजी हो या बमबाजी। तो ये डाकू रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि बने। और जब उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई, अंगुली माल संत बने जब वो भगवान बुद्ध से मिले। ये लड़ाई से पढ़ाई तक का सफर आपने कैसे तय किया? एक गोंडा का गुंडा कैसे स्टूडेंट का फेवरेट बना? क्षमा चाहता हूँ तक कड़वा लगे, पर क्या ये सच है झूठ है? आप ही बताइए। नहीं, ये बिल्कुल ही सच है। और गोंडा का बदमाश कह सकते हैं, खुराफाती कह सकते हैं। उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी रही कि हमारे समाज में आज भी कमज़ोर लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। शायद ऐसी ही कुछ पृष्ठभूमि हमारी भी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप को काफ़ी समय तक वनवास काटना पड़ा, गांव से बाहर रहना पड़ा, बड़े परेशान रहे। तो उसी पृष्ठभूमि में वो गोंडा में एक कहानी शुरू हुई बदमाशी की। बदमाशी के उसे मैं नहीं कहूँगा, सेल्फ डिफेंस ही कहूँगा। और मैं क्लास 10th में था जब पहली बार मेरे ऊपर केस हुआ। और क्या केस था वो? पहला केस कुछ नहीं था। मैं क्लास, बड़ी पुरानी सी कहानी थी। एक हमारे सोसाइटी में रहते थे सिंह साहब, तो उन्होंने क्लास 6th में या 7th में मुझे पीटा था। तो जब मैं क्लास 10 में था तो मेरे साथ मेरे 2 मित्र थे, एक अजय शुक्ला जी हैं, एक हरिओम तिवारी जी। हम दोनों तीनों लोग आ रहे थे सिगरेट पीते हुए, और वो साहब सामने से आ रहे थे। तो मैंने अपने तिवारी जी जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने कहा यार मैं छोटा था तो इसने मुझे मारा था एक बार। कहा तो आज पैरेलल कर लेते हैं। हमने कर लेते हैं। और फिर हम तीनों आदमी ने उन साहब को बहुत मारा, और यहीं से एक कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब हम कोतवाली गए, श्री आत्माराम दुबे जी कोतवाल थे, मुझे याद है, तो उन्होंने हमें समझाया कि देखो बेटे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ये सब अच्छी बातें नहीं होती है। पर उस घटना के बाद से जो इज्जत मिली, मतलब उससे पहले ये आलम था कि कोई स्कूल में क्लास में मेरा बैग फेंक दे उठा के, मेरी जो होमवर्क की कॉपी होती थी उसमें लड़के गोद देते थे, कोई मेरी छुट्टियाँ हुआ करती थी बड़ी सी, उसको पकड़ के खींच देता था। लेकिन वो एक घटना ने पूरा जीवन बदल दिया। मतलब इतनी इज्जत मिलनी शुरू हो गई, तो मुझे लगा ना ना ना, यही जिंदगी सही है। देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है सब घटनाएं हुई, पर आप इसके ऊपर इतना बेबाकी से बोल देते हैं, तो कहीं डर नहीं लगता बच्चों के चरित्र पर असर पड़ेगा? मैंने सुना 20 साल की उम्र में बाद में आपको घर से निकाल दिया था, एक बार आपने मास्टर को भी पीट दिया था। नहीं, वो पीटा नहीं था, हालांकि इल्ज़ाम मेरे ही ऊपर है, और वो हमारे पीटीआई थे, तो उनकी आदत थी। मैं ये टीचरों से रिक्वेस्ट करूँगा आपके मंच से कि हमारे देश के जितने भी शिक्षक हैं वो सिर्फ हमेशा विद्यार्थियों को देखें, उनके पिता को और उनके परिवार को कभी ना देखें। क्योंकि मैं इस चीज़ का शिकार रहा हूँ कि मैंने शिक्षकों को देखा है कई बार कि वो पिता के पद से प्रभावित होते हैं कि अच्छा आपके पापा डीजीपी हैं, आपके पापा मिनिस्टर हैं, अच्छा आप मित्तल साहब के बेटे हैं। मेरा मानना है कि शिक्षक को हमेशा विद्यार्थी पर ही नज़र रखना चाहिए और उसकी योग्यता के हिसाब से उससे काम लेना चाहिए। तो हमारे जो पीटीआई साहब थे, भगवान उनको खुश रखे, तो वो मुझे टीम में लेते ही नहीं थे। और एक बार तो उन्होंने मुझसे खुद ही कहा कि तुम्हारे पापा कभी बैट पकड़ें?
तो मुझे लगता है एक शिक्षक के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो कुछ टूर्नामेंट था, उन्होंने मुझे रखा नहीं टीम में, उसके बाद वो बेचारे मारे गए, किसी ने यूरिया का बोरा डाल के मारा था उनको, तो उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगता है। पर आप पिटाई नहीं किए थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा, पर की बात ठीक है कि स्कूल में आप चीटिंग करके पास होते थे? चीटिंग बहुत की मैंने, मतलब मैं पास ही होता था चीटिंग करके। मेरा पढ़ाई से कोई नाता नहीं था और मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। और मेरे पिताजी कहते थे कि देखो बेटा, पढ़ के कोई राजा नहीं हुआ है। और एग्जाम्पल इतने शानदार देते थे, अशोक का देते थे अलग, और उसका अलाउद्दीन खिलजी था, फिर अकबर का देते थे। कहते थे पढ़ने से ज़्यादा जो मुझे अब समझ में आई, कहते थे पढ़ने से ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो है समझदारी। तो मुझे वो रिक्शे वालों के पास ले आते थे। जब वो रिक्शा वाले के पास मुझे ले आते थे तो बोलते थे कि देखो, इसको कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, इसको कोई नमस्ते कह रहा है, इसको कोई इज्जत दे रहा है। मैं कहता था नहीं। तो फिर वो अपने साहब के पास ले आते थे, मुझे पोस्ट ऑफिस में थे, तो उनके जो सुपरिंटेंडेंट थे उनके पास ले गए, 2 बार ले गए। तो बोले देखो कैसे लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, देखो कैसे डिसिप्लिन में खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा दोनों आदमी में फ़र्क क्या है? मैंने कहा नहीं पता। बोले शक्ति का। बोले आदमी तो दोनों ही है, और ये जितने लोग इसको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं इनको कोई रिश्तेदार थोड़ी है, शक्ति। मैं बीच में रोकूंगा, आप इतना इंस्पायरिंग बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, आदमी विजुअलाइज भी करने लगता है। पर पिता ने इतना ज्ञान भी दिया। मदिरालय में मैंने सुना आप 6 महीने बार टेंडर का काम करते रहे। क्या टीचर से ये सब चीज़ें अपेक्षित होती हैं आज के समय में? क्योंकि ये बड़ा अलग लगता है आपका चरित्र देख के, इसलिए क्यूरियोसिटी जागृत होती है। नहीं, जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ तो मेरी माताजी लॉयर हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मैंने सुना आपकी माताजी आपको खूब पीटती भी हाँ, थी। बहुत पीटा उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, खत्म हो गई ना तुम्हारी सारी औकात, अब हमारे बल पे जिंदा रहोगे। और बहुत वर्बली टॉर्चर किया उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, ज़्यादा मत बोलो और आप हिसाब से रहो, और भगवान नहीं हो। बोली हूँ, ये कपड़ा, ये जूता, शर्ट, पैंट, अंदर जो पहने हो बनियान, वो सब मेरी है, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो इसको उतार दो सब और जाओ। तो वहाँ से जो मेरा जीवन शुरू हुआ, जो मैं घर से निकाला गया और बाहर निकला, और फिर जो एक दुनिया की जो असलियत है कि हमें लोग जानते हैं, हम अपने माँ बाप को इतना निगलेक्ट करते हैं, इतना हमें लगता है कि ये तो फ्री में हमारे लिए जीते हैं। हमारे माँ बाप दुनिया में उन्हें भगवान हम क्यों कहते हैं? वो दुनिया में एकमात्र लोग होते हैं जो बिना इंटरेस्ट के हमारे साथ रहते हैं। उनके बाद जो भी आता है उसका इंटरेस्ट होता है। ये मुझे वहाँ से निकलने के बाद पता चला। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंटों से कहता हूँ, उसको टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। एकदम वही टर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स को स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बच्चों को परिवार में स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बहुत जरूरी। स्ट्रगल में नहीं डालेंगे तो मतलब कहते हैं कि कहावत है कि WHO बोलता है दे आर ब्रीडिंग नास्टी वायरसेस, अगर सब कुछ उनको दे दिया जाए। मैं आपके परिवार के विषय में सोच रहा था, मेरे ध्यान उस तरफ गया था। माता अलग प्रकार की थी और पिताश्री माताश्री दोनों अलग अलग प्रकार के। पिताजी बोले कि यार सुट्टा मारोगे, दारू पियो, घर बैठ के करो। माताजी बोलती थी कि इतना मारेंगे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये जब दोनों प्रकार के आपके पेरेंट रहे, आपके हिसाब से आइडियल पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए? 360 डिग्री पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए? नहीं, यूएस कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म के माध्यम से वर्किंग क्लास के जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करता था। तो दोनों अपना काम करते थे। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे अंदर का जो नैसर्गिक इंसान था उसको नर्चर करते थे कि कोई बात नहीं, बढ़ जा तू आगे। कभी कभी तो मुझे ये लगता था कि कोई कांड मुझसे करा के पीछे से मेरी माँ को बैक करके पिटवा देते थे। वो तो मेरे सामने अच्छे बने रहते थे कि नहीं सिगरेट कोई बात नहीं, फिर मेरी माँ को बता दिया कि चौराहे पे खड़ा है। तो ये जो काउंटर बैलेंसिंग पेरेंट्स में होती है, ये होनी चाहिए। एक तरफ क्योंकि जब लड़का जवान हो रहा होता है तो उसके अंदर ताकत होती है, बागीपन होता है, तो एक आदमी जब उसके साथ होता है तो उसके बिगड़ने के चांस कम होते हैं। वो अपने जैसे आप अपने बच्चे के दोस्त हैं तो वो आगे आपको बता देगा कि पापा स्कॉच पी थी आज, तो आपको पता तो चल गया। फिर आपने पीछे से अपनी वाइफ से कह दिया कि रात भर मार इसको आज 2-3 घंटे। तो ये जो काउंटर बैलेंसिंग की फिलॉसफी है कि रॉथचाइल्ड इज नथिंग विदाउट कार्ल मार्क्स, मतलब रॉथचाइल्ड जो है वो कार्ल मार्क्स के बिना अधूरा है, रात दिन के बिना अधूरी है। तो ये जो पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं ये पेरेंट्स को अपना ही करना चाहिए। आपके एस्पिरेशन कुछ अलग थे कि भाई मैं या तो करूंगा ठेकेदारी या करूंगा राजनीति। अच्छा, उसके बाद फिर ठेकेदारी राजनीति के अलावा एक मुन्ना भाई थे, वो MBBS के लिए निकल गए। एक ओझा जी हैं, वो IAS के लिए निकल गए। ऐसा क्या हुआ? पढ़ाई में से इतनी दूर रहने वाला इंसान पढ़ाई के इतना नज़दीक पहुंच गया, इतना करीब आ गया। इलाहाबाद मेरे जीवन में एक बहुत ही अहम स्थान रखता है, और खासकर HS उपाध्याय सर, शुभानु सर, उनका जो दर्शन पढ़ाने का तरीका है, नज़रिया है, वो इतना प्यारा है कि मतलब जैसे महाराष्ट्र के संत हैं तुकाराम एकनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वो भैंस को भी वेद मंत्र पढ़ा देते थे। मतलब अगर उनकी संगत में भैंस भी रहे तो वेद मंत्र पढ़ने लगती। ऐसे कुछ वो टीचर हैं।
तो उनके क्लासों में बैठकर जो रुचि पैदा हुई पढ़ाई की, वो एक अलग तरह की। तो मतलब आपका कहने का ये है कि शिक्षक का बड़ा रोल है। बहुत, तभी तो हमारे देश में भगवान माना गया। शिक्षक जो कंसंट्रेशन पैदा करने की बात करते हैं वो गलत करते हैं। शिक्षक को पढ़ाई में रस पैदा कराना चाहिए, क्योंकि जहां भी रस पैदा होगा वहां कंसंट्रेशन पैदा होगी। Guys, let's acknowledge it. Fantastic answer. Fantastic. देखो, एक स्टूडेंट का और मेरे मन में था ये सवाल, आपने छेड़ दिया बात, और बड़ा मैं सारांश सबको देना चाहता हूँ। ये कह रहे कंसंट्रेशन से ज़्यादा ज़रूरी है रस। रस पैदा करे, कंसंट्रेशन पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। स्टूडेंट का मन ऑफलाइन क्लास में, देखो, एक होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन, क्वेश्चन आंसर होता है, डाउट क्लियरिंग होता है। पिछले कुछ सालों में कई टीचर हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को भी मज़ेदार बना दिया है। खान सर रहे हैं, अलग सर रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति हैं, आप खुद हैं। आपके हिसाब से ऐसा क्या कॉमन है आप चारों में जो बाकी सब शिक्षकों से अलग है? क्या वो रस की बात है या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, वो रस की बात है। रस के साथ साथ ये जो 3 नाम आपने लिए हैं, मैं लगभग 2 लोगों को तो व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। खान सर को जानता हूँ और देवकीर्ति सर को जानता हूँ। इन लोगों में रस के अलावा इनके लिए शिक्षा बिजनेस से ज़्यादा सेवा भावना है। और जब भी आपका व्यवसाय आपके लिए सेवा भी बन जाएगा तो उसमें एक यूनिकनेस पैदा हो जाएगी। जैसे मैं खान सर को देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती है उनसे। वो हमेशा जब भी मेरी बात होती कहते हैं, ओझा सर मैं चाहता हूँ कि रिक्शे वाले के बच्चे आईएएस बने, बर्तन मांजने वाले के बच्चे आईएएस बने। तो वो जो कमिटमेंट लेवल है उस आदमी का, वो उस रस को और एनहेंस करवा देता है। जैसे देवकीर्ति सर हैं, तो खुद भी बड़े कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं, और उनके जैसा शिक्षक अभी हिंदुस्तान में नहीं है। वाह, क्या बात है। नॉलेज के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में, रिप्रेजेंटेशन के मामले में। और मैं कहूँ, अगर इस बात को ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कुछ मैंने उनसे भी सीखा। पर फिर भी जो है ना, बच्चा आज सब टीचर वो रस नहीं पैदा कर पा रहे। आप देखो, 5 लाख बच्चा अपीयर करता है, 5 लाख का 5% मेंस में आता है, 10,000 हो गया। अब उसका 20% इंटरव्यू में पहुंचता है, 2,000 रह गया। और उसका 30-40%, 700-800 बच्चा एक्चुअली ज्वाइन करता है। सफलता असफलता में जो ये का अंतर है, ये इसका भार सहने का जिगरा सबके अंदर नहीं है। मैं देखता हूं कि लगभग 2,500 बच्चा आज हमारे देश में सुसाइड कर रहा है किसी न किसी पढ़ाई के बोझ के चलते। 28-29 का हो जाता है, उसके बाद आते आते अपने आप को बेकार समझने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सपना आसमान का था और फिर गिरने के लिए इसको जमीन नहीं मिलती। ओझा सर, आपने भी 4-4 बार एग्जाम दिया, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए, बाउंस बैक करने का जज्बा आप में था, सब में नहीं होता। ऐसे स्टूडेंट, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सपने को और जीवन को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा। शेरशाह सूरी का, जमींदार का बेटा, जमींदार का, उसका ये कहना था, उसकी स्टेटमेंट में बार बार रिपीट करता हूँ, कहता जीवन जीने के लिए है और सपना मजा लेने के लिए है। तो ये जो लाइन ऑफ डिफरेंस है, जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि वो सपने को ही जीवन मान लेते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो जीवन आपको मिला है जीने के लिए। जीवन जीने लग गए, सपना पक्का छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। सपना छूटेगा बेहोशी के कारण, जीवन जीने के कारण। कलाम साहब जीवन जीते थे। कलाम साहब मुझे लगता है कि सपना जीते थे। नहीं, जीवन भी जिया उन्होंने। कितना सेवा किया। शादी नहीं किया, शादी की डेट भूल गए। नहीं, शादी ना करना जीवन का हिस्सा नहीं है, मतलब जीवन का एक अहम हिस्सा है शादी, पर वो ऐसा नहीं कि जीवन ही है। स्वामी विवेकानंद ने नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा जीवन जिया। तो जीवन जीना एक मानव के लिए ये है कि वो अपने जीवन को एक व्यवस्थित रूप से कैसे संचालित करता है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक। उस जो जर्नी है उसमें जो उसका सपना है वो उसको अगर प्राप्त कर लेता है तो बहुत अच्छा है, वरना जीवन खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सक्सेसफुल कई सारे आईएएस ऑफिसरों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा है। 2013 में कोई साहब थे, बक्सर के डीएम थे, उन्होंने यहाँ गाजियाबाद में रेलवे के पटरी के नीचे सुसाइड किया था। तो मेन चीज़ है, कानपुर के कोई एसपी थे, उन्होंने जहर खा लिया था। तो अब वो तो सफल हो चुके थे। स्टूडेंट को करना ये चाहिए कि आईएएस की प्रिपरेशन में 1 साल तैयारी, 1 साल प्रैक्टिस, जो कि 90% लोग प्रैक्टिस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। 1 साल तैयारी और 1 साल प्रैक्टिस, 2 साल का कोर्स लेके चलना चाहिए। इन केस वो अपने अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में फेल करते हैं, तो उन्हें अपना जो ऑप्शन है दूसरा वाला, जो उन्होंने सेकंड ऑप्शन कर रखा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ओझा सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इसी विषय पे। थोड़ा आपने इंडिकेट किया इसको।
इसको मैं अलग तरीके से लेता हूँ। आपके और मेरे बीच में एक कॉमन चीज़ है, भगवत गीता। अभी हम चर्चा कर रहे थे, लोगों को नहीं मालूम, वीडियो से पहले चर्चा हो रही थी हमारी, और बातचीत कर रहे थे भगवत गीता के विषय में, यथारूप यथार्थ, खूब गीता पे चर्चा होता। आपके भी एक संत सन्यासी गुरु हैं, हमारे भी एक संत सन्यासी गुरु हैं। इनके जीवन में जब कोई ब्रह्मचारी बनता है और सन्यास की तरफ जाता है, 25, 30 और 35 साल की उम्र में मन में बहुत संशय रहता है कि कंटिन्यू करूं या गृहस्थ में जाऊं, कंटिन्यू करूं या गृहस्थ में जाऊं। आईएएस की तैयारी करने वाले का जिंदगी भी सेम रहता है। उसको लगता है ज्यादा कंटिन्यू कर गया ब्रह्मचारी आश्रम संन्यास, 35 के बाद शादी करने की इच्छा पैदा हुई तो कोई शादी करने वाला मिलेगा नहीं, काम करने वाला मिलेगा नहीं। आईएएस की तैयारी करने वाले को लगता है यार 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट मेरे साथ किया, अब 1 लाख रुपए महीना में पहुंच गए और मैं कहीं वापस जाऊंगा तो 20,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, ना आईएएस बना यहाँ बना, तो बीच में छोड़ के निकल जाता हूं। ये दोनों के जीवन में, चलो संत सन्यासी को छोड़ो क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हो, उन्हीं का उत्तर दीजिए मुझको, किस समय डिसाइड करना चाहिए कि मैं छोड़ के दूसरे रास्ते निकल पड़ो। 22 साल में आदमी को पहला अटेम्प्ट देना चाहिए। जो नहीं जान पाए उनको 25 तक देना ही चाहिए, और 26 के बाद उनके पास अपना सेकंड ऑप्शन मजबूत होना चाहिए।